लेते हैं क्योंकि अच्छी खासी तेजी यहाँ पर फिर से लौटती हुई नजर आई है। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली देन दैट, हमने जिस तरह से डीजीएफटी की एक के बाद एक नोटिफिकेशन आते हुए देखा, एक में कहा गया कि जो वेस्टेज नॉर्म्स हैं उनको यहाँ पर चेंज किया जा रहा है, जो परसेंटेज है उसे खासे तरीके से घटाया गया था। लेकिन फिर कल जिस तरह की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर जीजेपीसी और बाकी ज्वेलरी कम्युनिटी की तरफ से आई है, डीजीएफटी ने इसे होल्ड पर रख दिया है। चंदी सुरैया जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज सीएनबीसी आवाज़ पर समय निकालने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप ये वेस्टेज नॉर्म्स का बैक एंड फोर्थ, एंड एक्चुअली अगर हम एक ज्वेलरी एक्सपोर्टर को इंडियन मार्केट्स में से देखें तो कितना वेस्टेज एक्चुअली होता है? इसी ये जो वेस्टेज है, ये एक फैक्ट है। जब ज्वेलरी बनती है प्योर गोल्ड से तो वेस्ट होना ही है। अगर हम ये वेस्टेज अलाउ नहीं करेंगे तो जो ज्वेलर है उसको अपने इंडियन गोल्ड से वेस्टेज को पे करना पड़ेगा। इंडियन गोल्ड प्राइस इज ऑलमोस्ट 15 to 17% हायर देन द इंटरनेशनल प्राइस। तो होगा ये कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा, बिकॉज उनको कॉस्ट तो लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो या तो वो एक्सपोर्टर देगा, या आपको गोल्ड क्लेम से मिलेगा, या फिर वहां से वो खुद की जेब से देगा। खुद की जेब में ऑलरेडी इंडियन ज्वेलर्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें मार्जिन आर वेरी वेरी लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड मार्जिन में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आई बिलीव वी आर अंडर सेलिंग आवर प्रोडक्ट, बट दैट इज द फैक्ट, बिकॉज इतना ज्यादा कंपटीशन है तो वो बेयर नहीं कर पाएंगे, और इसके हिसाब से आपका एक्सपोर्ट डेफिनेटली घटेगा। देयर इज वन मोर थिंग विच इज द मिनिमम वैल्यू एडिशन, वो भी बढ़ा दिया गया है। तो देयर इज सो मच ऑफ ज्वेलरी जो इंडिया में बनती है जो एक्सपोर्ट हो सकती है, वो आज नहीं हो पा रही है, बिकॉज दे डज नॉट मैच द मिनिमम वैल्यू एडिशन। आज अगर आपकी ज्वेलरी 2% में बेचनी है तो आप बेच नहीं सकते हैं, आपको फिर कंपेंसेशन कैसे करोगे? तो देयर इज अ फ्यू थिंग्स विद द गवर्नमेंट हैज टू टेक इनटू कंसिडरेशन अगर हमको हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है तो आई बिलीव 3 to 5% वेस्टेज अलाउ करना ही चाहिए, बिकॉज उतना वेस्टेज आता ही है। हम्म तो 3 to 5% वेस्टेज यहाँ पर अलाउ करना चाहिए क्योंकि उतना मार्केट्स यहाँ पर देखते ही हैं। तो इंडस्ट्री ने ये भी कहा है कि जो ये डीजीएफटी की तरफ से हमने सर्कुलर आता हुआ देखा, काफ़ी हद तक यहाँ पर ज्वेलरी एज अ कम्युनिटी उनसे बात नहीं हो पाई, स्टेक होल्डर से बात नहीं हो पाई है, और इसलिए डीजीएफटी ने इसको एज ऑफ नाउ ऑन होल्ड रखा है। 31 जुलाई के बाद अब इसके बारे में कुछ देखा जाएगा। तो आपको लगता है कि जो 5% एज ऑफ नाउ स्टार्टेड ज्वेलरी का हम नंबर आता हुआ देखते हैं, वहाँ पे कुछ शायद ये नंबर कम नीचे आ सकता है? जैसे आपने कहा 3 to 5% के बीच में है, तो आप कहेंगे कि एक यहाँ पर रेंज आएगी या इसमें कम होता हुआ दिखेगा, या फिर आपको लगता है जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ से है, हम शायद ये सर्कुलर आता हुआ ही ना देखें? हाँ, अगर नहीं आएगा तो सबसे बेस्ट है इंडस्ट्री के लिए, लेकिन अगर आएगा भी तो जो प्लेन गोल्ड और जो स्टडेड ज्वेलरी है उसके अंदर मिनिमम 3% रखना चाहिए, और डायमंड ज्वेलरी के अंदर डेफिनेटली उनको 5% रखना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी मार पड़ेगी एक्सपोर्ट्स को। ऑलराइट, तो ये तो ऑफ कोर्स यहाँ पर नोटिफिकेशन को लेकर है। लेकिन सिरोया जी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और आपसे बात करते करते यहाँ पर चांदी नए हाइज बना रही है, एटलीस्ट इन इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर ऑल टाइम हाइज पर कारोबार है। चांदी का जो चार्ट है आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि हमने ओवरनाइट यहाँ पर अच्छे खासे गेंस आते हुए देखे हैं। $32.5 पर आउंस पर अब यहाँ पर चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है, जो कि इसके 11 साल के हाइज के आसपास है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंडियन प्राइसेस को आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, जहाँ पर हमने नए हाइज बनते हुए देखे हैं। तो 96,000 का स्तर हमने यहाँ पर छूता हुआ देखा था। उन लेवल्स के बाद अब कुछ मुनाफा वसूली के साथ यहाँ पर कारोबार, लेकिन उसके बावजूद भी आधे % की तेजी के साथ फिलहाल यहाँ पर ट्रेड है। सुरैया जी, कैसे देखते हैं आप जिस तरह का वापस से तेजी हमने यहाँ पर मेटल्स में आते हुए देखी है? चांदी अब यहाँ पर ऑल टाइम हाइज पर है, क्या सेंस है आपकी इसमें? आई बिलीव कि ये बॉटम नहीं है और ऊपर जाने की शक्यता है, बिकॉज ऑफ दी अनसर्टिनिटीज जो है दुनिया भर में अनसर्टिनिटीज चल रही है इन दी जियो पोलिटिकल सिचुएशन। जो इलेक्शंस हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में, जो बयानात आ रहे हैं प्रोमिनेंट लीडर्स के, दे आर नॉट कंड्यूसिव टू द ग्रोथ ऑफ द मार्केट। सो उसके अंदर एक डर लगा रहता है कि यूएस डॉलर का क्या होगा, एंड इन दैट केस देयर इज बाउंड टू बी डिमांड फॉर गोल्ड एंड फॉर सिल्वर बोथ। जो गोल्ड को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं वो सिल्वर में जा रहे हैं, तो a lot of speculative buying is happening and it will continue, I believe. एनी टारगेट्स जो आप यहाँ पर देखते हैं सोने के प्राइसेस में आगे जाता हुआ इस साल के अंत तक, इन योर कैलकुलेशंस? Many people talk about $3,000, but I don't think that is easily possible. For that to happen, बहुत सारी चीजें चेंज होनी चाहिए. But yes, I do believe that gold range bound रहेगा between 2,300, 2,200 to 2,500. ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, but I believe this is the range.
ऑलराइट, तो 2200 और 2500 डॉलर प्रति आउंस के बीच में यहाँ पर सोना रह सकता है। जहाँ तक चांदी की बात है, आज हमने ऑल टाइम हाईज यहाँ पर चांदी में बनते हुए देखे हैं और अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ से भी है। सिरोया जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय निकालने के लिए। ऑफकोर्स उस नोटिफिकेशन और प्राइसेस दोनों पर ही अपनी राय भी देने के लिए। एक बार चार्ट थैंक चेक यू। कर लेते हैं यहाँ पर, और उसके लिए हमारे साथ अमित हैं। अमित, सिल्वर ऑल टाइम हाईज पर है, अब यहाँ से क्या सेंस नजर आती है, क्या करने की राय देंगी, और 1 लाख कितना दूर है अब यहाँ से? गुड मॉर्निंग मनीषा जी, बिल्कुल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। आज लाइफ टाइम हाई सिल्वर ने बनाया 96,493 के आसपास। मेरे को लगता है 1 लाख के भाव जल्दी 1 से 1.5 वीक में अपने को देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग लेवल की अगर मैं बात करूँ तो मौजूदा भाव 95,800-900 के बीच में है। यहाँ पे ट्रेडर्स को फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। 95,000 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 99,000 से लेकर 1,05,000 के टारगेट शॉर्ट टर्म में सिल्वर। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर की जानी चाहिए। लाख और लाख के ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको चांदी में लेकर चलनी है। साथ ही साथ अमित, अगर यहाँ पर मेटल्स की बात की जाए